नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। विटामिन्स वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी फिलहाल हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिए भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। और गाइज, पाचन तंत्र के हम आपको 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लार एमाइलेज, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो सलाइवरी एमाइलेज, किसके पाचन में मदद करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी है लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी है भैया प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी है स्टार्च। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 15/9/2022 को। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो बोर्ड पे देख लीजिए भैया। यहां पर बात हो रही है सलाइवा की। सलाइवा का मतलब होता है भैया लार, और लार का निर्माण कौन करता है तो भैया सलाइवरी ग्लैंड्स करती है। कौन करती है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि। यहां से मैं आपको लार से संबंधित 2 कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं और दोनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं सलाइवा की यानी कि लार की, और लार का जो निर्माण करती है वो करती है भैया सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि। 3 जोड़ी लारीय ग्रंथि होती है भैया हमारे शरीर में। 3 जोड़ी अर्थात संख्या में कितनी हो जाएगी? संख्या में हो जाएगी भैया 6। पहली है पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी होती है भैया सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, और तीसरी होती है भैया सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। अब यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो भैया पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है, सबसे बड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो भैया सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो ये आपकी सबसे छोटी हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो भैया सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये सर्वाधिक लार बनाने वाली ग्रंथि है, ये सर्वाधिक लार बनाती है। अकेली 70 से 75% लार का निर्माण करती है भैया ये सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये दोनों मिलकर के 20 से 25% लार का निर्माण करती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना जरूरी है। आ गए समझ में? मैंने आपसे कहा कि लार का निर्माण कौन करती है? लारीय ग्रंथि। 3 जोड़ी होती है भैया। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी, यानी कि संख्या में 6 होती है भैया ये। पहली है पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरी है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, तीसरी है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स है, और भैया सर्वाधिक लार बनाने वाले ग्रंथि जो है वो है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अभी भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, लेकिन अब आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो भैया फिर आपसे अगर लार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर आप उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए
जो भी आपको हाथ लगता है भैया पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, जहाँ से भी आपको अच्छी चीज़ें मिलती है पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए। आइए अब क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया लार का निर्माण कौन करती है, लारीय ग्रंथि करती है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स करती है। ओके, अब ये जो सलाइवा होती है ना भैया हमारी, ये जो लार होती है, इस लार में एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम भी कितने पाए जाते हैं? 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम और दूसरा पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और इसी एंजाइम का दूसरा नाम होता है भैया टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। मैंने कहा हमारी लार में 2 एंजाइम होते हैं, एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम और दूसरा एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और इसे बेटा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। छोटा मोटा कोई कीटाणु आ गया है तो उसे नष्ट करने में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ये क्या करता है, तो भैया हम कार्बोहाइड्रेट का जब सेवन करते हैं तो हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम किसकी फॉर्म में खाते हैं भैया? स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। इस स्टार्च के पाचन में सहायक होता है ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और ये स्टार्च को किस में बदलता है? ये भैया माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। ये माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो होता है या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, लेकिन भैया कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं करता, ये अपूर्ण पाचन करता है। क्या करता है? अपूर्ण पाचन करता है। इसका पूर्ण रूप से पाचन भैया छोटी आंत में जाकर के होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को आप स्टार्च के फॉर्म में खाते हो। इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो लार में पाए जाने वाला ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है ये करता है। और ये लार कहाँ बनती है? आपके मुंह में बनती है भैया। कौन बनाता है? सलाइवरी ग्लैंड से बनाती है। अभी मैंने आपको उनके नाम भी बताए थे। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसलिए इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हो जाती है। प्रोटीन का पाचन नहीं होता मुंह में, ना ही वसा का पाचन होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट का भी अपूर्ण पाचन होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ जो स्टार्च खाई है आपने, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट को आप स्टार्च के फॉर्म में खाते हो, तो ये स्टार्च को सिर्फ माल्टोज में बदलने का काम करता है। और ये माल्टोज शुगर आगे जाकर के भैया छोटी आंत से निकलने वाला एक एंजाइम होता है माल्टेज एंजाइम। ये इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है और तब जाकर के भैया कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ग्लूकोज। फिर उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, कहने का मतलब अवशोषण होता है, और ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है। और फिर कोशिकाओं में उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और वहां भैया ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जिससे हमारे सेल, टिश्यू और जो ऑर्गन होते हैं वो उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और जिससे भैया वो अपना कार्य करते रहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अब बताइए भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपने पिछले 7-8 मिनट में जो चीजें सीखी है, अब उस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर अब आप अच्छे से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लार एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? क्या सेलुलोज के पाचन में मदद करता है क्या? भैया हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन होता ही नहीं है। लिपिड्स का पाचन नहीं करता, प्रोटीन का नहीं करता, स्टार्च का करता है भैया। स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? माल्टोज शुगर में तोड़ता है भैया। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले क्या भैया? ओके, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। देखिए भैया
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर बी है लार एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर डी है रेनिन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 17/9/2022 को। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है रवि, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आसान भाषा में अच्छा कंटेंट मिलेगा, इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। चैनल का शेड्यूल बता देता हूं। सुबह 6 बजे हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 1500, 2000 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर इस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं बेटा। इसलिए अगर आप नहीं देते हैं इन क्वेश्चनों का आंसर तो दीजिए। शाम 7 बजे हर रोज सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है इसी बैच की क्लास का, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया चैप्टर वाइज, जिसमें इस बैच के बारे में बात कर रहा हूं। ये आपको शाम 7 बजे देखने को मिलती है। मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। फिलहाल हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं। इसके अभी 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 22वां क्वेश्चन है भैया। अगर आपने इससे पहले की क्लासे नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाकर देख लीजिए। सुबह 7 बजे और मैं क्लास डालता हूं, जिसमें मैं कभी तो शॉर्ट वीडियो डाल देता हूं, कभी बायोलॉजी का कोई महत्वपूर्ण टॉपिक मिल गया मुझे तो उसके ऊपर क्लास बना करके डाल देता हूं। या फिर अगर आप में से कोई भी भाई राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी भैया मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर के पूरा चैप्टर लेता हूँ। उस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपको मिल सके। तो आशा करता हूँ ये सारी बात आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आइए अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। अभी लास्ट ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास में नहीं, लास्ट क्वेश्चन में, कि जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कौन तोड़ता है भैया? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। तो लार एमाइलेज तोड़ता है भैया। लाइसोजाइम भोजन के साथ आने वाले जो छोटे मोटे बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, उनको नष्ट करने में सहायक होता है। ट्रिप्सिन और रेनिन दोनों ही भैया प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, दोनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अगर आप में से किसी भी भाई ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ लेना, ठीक है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और गाइज मैं आपको बता दूं वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसी ही क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 17/9/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HCl। देखिए आपका ये जो आमाशय होता है ना, इस आमाशय को आम भाषा में कहा जाता है भैया पेट। क्या कहा जाता है? पेट कहा जाता है। इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है। और इस पेट में अंदर की तरफ उत्तकों की बनी हुई एक परत होती है, और उस परत को कहा जाता है
गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये जठर ग्रंथि निर्माण करती है भैया गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का यानी कि जठर रस का निर्माण करती है। और इस जठर रस में भैया एंजाइम्स पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है और HCl पाया जाता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इतनी कहानी आपको समझ में आई? बिल्कुल हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भैया HCl अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। अब इसके कार्य देख लीजिए। तो इस HCl अम्ल का पहला कार्य है कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरियाओं को यानी कि जीवाणुओं को नष्ट करने, जीवाणुओं को यानी कि बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है, नष्ट करने में सहायक होता है। लिख लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है, नष्ट करने में सहायक होता है। दूसरा, ये जो भोजन है इस भोजन को अम्लीय बनाता है, इस भोजन को भैया अम्लीय बनाता है, भोजन को ये HCl अम्ल अम्लीय बनाता है। क्योंकि HCl की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो pH मान होता है ना वो 0 से लेकर के 6.9 तक होता है। यानी कि इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया अम्लीय। तो ये भोजन को कैसे बनाएगा? ये भोजन को अम्लीय ही बनाएगा। नहीं दिख रहा है आपको? इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। इसको तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। इस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तेजाब भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? दो कार्य तो ये हो गए, भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। दूसरा इसका कार्य है कि ये भोजन को अम्लीय बनाता है। अब इसका तीसरा और मुख्य कार्य देख लीजिए। ये जो होता है भैया, ये जो निष्क्रिय एंजाइम है, इन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तन करता है। अब देखिए भैया कैसे परिवर्तन करता है। तो आपके पेट में दो एंजाइम पाए जाते हैं। मैंने कहा कि आपके पेट में अंदर की तरफ ऊतकों की बनी हुई एक परत होती है, इसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करती है। इसमें एंजाइम भी होते हैं, वाटर भी होता है और HCl भी होता है। तो HCl के दो कार्य तो मैंने आपको बता दिए। अब बात करता हूं एंजाइम के बारे में। तो इसमें भैया दो एंजाइम होते हैं, एक होता है प्रोरेनिन और एक होता है पेप्सिनोजन। अब ये फिलहाल दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में है। एक कौन सा होता है? एक होता है प्रोरेनिन और एक होता है पेप्सिनोजन अवस्था में। अभी दोनों ही अभी निष्क्रिय अवस्था में है। इन्हें जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, वो बेटा सक्रिय अवस्था में ला देता है। इसलिए जो प्रोरेनिन होता है ये तो रेनिन में बदल जाता है और जो पेप्सिनोजन है ये भैया पेप्सिन में बदल जाता है। अब ये दोनों ही सक्रिय एंजाइम है भैया, यानी कि अब ये ऐसी अवस्था में है जो भैया अपना काम कर सकते हैं। और एंजाइमों का कार्य क्या है? एंजाइमों का कार्य है भैया भोजन के पाचन में सहायता करना। दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन कौन से पाचक एंजाइम है भैया हमारी बॉडी में, तो मैंने पाचक एंजाइमों पर अलग से क्लास बना रखी है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। किस तरीके से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है। अगर आपने नहीं देखी है ये क्लासें तो भैया जाकर देख लीजिए, या तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका लिंक, या फिर भैया प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं भैया आपके एग्जाम में।
जिन भी भाइयों ने या बहनाओं ने मेरी क्लास देखी है भैया, जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे से पढ़ा है भैया, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है भैया, और हम उन सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से दे पा रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। तो अब आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अमल पाया जाता है और इस अमल के क्या कार्य है। तो इस अमल के मैंने 3 कार्य आपको बताए हैं। पहला कार्य है कि भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट करने में सहायक होता है। दूसरा कार्य है भैया कि भोजन को अम्लीय बनाता है। और तीसरा इसका कार्य है कि निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तन करता है। 2 निष्क्रिय एंजाइम है, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। दोनों को ही भैया HCl जो होता है वो रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। दोनों के दोनों ही एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद में इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जठर रस, ऑप्शन नंबर बी है पित्त रस, ऑप्शन नंबर सी है आंत रस, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय रस। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 29/9/2022 को। सबसे पहले यहाँ पर आहार नाल के बारे में दिया गया है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में दिया गया है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। ये आहार नाल ऐसा पाइप है भैया जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। आहार नाल ऐसा पाइप है, यह मैं लिख देता हूं, ऐसा पाइप है, ऐसा पाइप है जिससे होकर भोजन गुजरता है, जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। उस पाइप को भैया एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। सबसे पहले जो भोजन जाता है बेटा वो जाता है आपके मुंह में, कहाँ पे जाता है, मुंह में। और मुंह के बाद में भोजन जो जाता है वो जाता है भोजन नली में। और भोजन नली के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है छोटी आंत में, सॉरी पेट में, वो जाता है पेट में यानी कि आमाशय में। और पेट के बाद में भोजन जो जाता है वो जाता है छोटी आंत में। उसके बाद में बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से बाद में बेटा मल द्वार के द्वारा या फिर एनस वाले भाग के द्वारा भैया ये जो बचा हुआ मल है या उत्सर्जी पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मुंह से लेकर के मल द्वार तक ये जो पाइप है भैया जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है, इस पाइप को ही एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भैया मुंह से होती है, और इसका अंतिम भाग कौन सा है, तो मल द्वार है। अब बेटा जैसे ही आप खाना खाते हो तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, आपके मुंह में जाता है, और मुंह में पाई जाती है लार। मुंह में क्या पाई जाती है, लार। लार का पीएच मान होता है 6.8। इसका पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। भोजन नली में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। पेट में भोजन जाता है तो पेट में भैया जठर ग्रंथि पाई जाती है, और जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करती है। और इस जठर रस का निर्माण कितना होता है, यानी कि निर्माण नहीं, इस जठर रस का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है भैया 1 से लेकर के 3.5। किसका, जठर रस का। जठर रस का पीएच मान कितना हो गया, 1 से लेकर के 3.5। उसके बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग से भैया 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। एक जुड़ा हुआ होता है, ध्यान से समझना, लीवर, और एक जुड़ा हुआ होता है भैया अग्नाशय। एक कौन सा जुड़ा हुआ होता है, अग्नाशय। लीवर बेटा बाइल जूस का निर्माण करता है, यानी कि पित्तरस का निर्माण करता है, और इस पित्तरस का पीएच मान कितना होता है, इस पित्तरस का पीएच मान होता है भैया 7.5 से लेकर के 8.5। ये इसका पीएच मान है। इतनी बात क्लियर है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, और इस अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है भैया 8.3 से लेकर के 8.6।
8.3 से लेकर के 8.6। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? और इस छोटी आंत से भैया आंतीय रस भी निकलता है, इसका स्वयं का एक इंटेस्टाइनल जूस और निकलता है जिसका पीएच मान होता है 7.6। अब मैंने आपको इतनी सारी लंबी कहानी क्यों सिखाई? क्योंकि एक रीजन है, जैसे ही आपने भोजन खाया उसका पीएच मान है 6.8। अब यह पीएच स्केल की तरफ भी देख लेते हैं पहले। ये मान लीजिए पीएच स्केल है, बीच में है 7 पर उदासीन होता है भैया पीएच मान। 7 से 14 की तरफ जाने पर 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं भैया इस पीएच स्केल पर। 7 पर उदासीन होता है मान। 7 से 14 की तरफ जाने पर भैया क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। और 7 से 1 की तरफ आने पर भैया अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। ये पीएच स्केल है भैया। सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने भैया ये पीएच स्केल दिया था, ये पीएच स्केल दिया था। अब ध्यान से समझिए बेटा, मुंह में भोजन गया, मुंह में लार है और लार का पीएच मान कितना है? 6.8 है। 6.8 का मतलब क्या है? अम्लीय है भोजन। मुंह के बाद में भोजन भोजन नली में गया और भोजन नली के बाद में आपका भोजन गया आपके पेट में। पेट में जठरस है, जठरस का पीएच मान 1 से लेकर के 3.5 है, यानी कि 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। तो कहने का मतलब अभी भी भोजन का पीएच कितना है? अभी भी अम्लीय है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय है, क्योंकि अभी भी इसका पीएच मान 1 से लेकर के 3.5 है, यानी कि भैया प्रबल अम्ल है। यानी कि अभी भी भोजन का जो पीएच मान है वो भैया प्रबल, कहने का मतलब पीएच मान वो है 1 से लेकर के 3.5 है और भैया उसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। पेट के बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के डुडोनियम वाले भाग से बेटा 2 ऑर्गन जुड़े होते हैं, लीवर और अग्नाशय। लीवर पित्रस का निर्माण करता है। ये 7.5 से लेकर के 8.5 इसका पीएच मान होता है, यानी कि मैंने कहा 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो 7.5 से लेकर के 8.5 अगर इसका पीएच मान है तो कहने का मतलब ये क्या करेगा? ये भोजन को भैया क्षारीयता प्रदान करेगा, ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करेगा। कौन? पित्रस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया पित्रस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भी पित्रस के बहुत सारे कार्य हैं। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है। भोजन के साथ आने वाले छोटे मोटे बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में भी सहायक होता है ये। और पीएच स्केल से भी, सॉरी पीएच स्केल से नहीं, इस पित्रस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लास्ट क्लास में मैंने आपको पित्रस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है, इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी, इससे पहले के 23 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए भैया। ये 24 क्वेश्चन बाद में है, पहले इससे पहले के 23 क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाए। उसके बाद में भैया जो भोजन होता है वो क्षारीय ही होता है, क्योंकि अग्नाशय रस का पीएच मान भी 8.3 से लेकर के 8.6 होता है। फिर आंतीय रस भी जो छोटी आंत होती है वो 7 से लेकर के 7.6, यानी कि 7.6 इसका पीएच मान होता है, तो वो भी क्षारीय ही होता है। तो जो सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चले भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन भैया बहुत ही शानदार है। ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को आपको पहचानना है। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शंस कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। ऑप्शन नंबर बी है स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पाचन उत्सर्जन से पहले लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद होता है। ऑप्शन नंबर डी है स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण के बाद होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 11/10/2022 को। गाइज, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पाचन की प्रक्रिया के बारे में पता होना जरूरी है। पाचन की प्रक्रिया देख लीजिए भैया। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है भैया अंतर्ग्रहण। अब ये अंतर्ग्रहण क्या है? तो भोजन को जब आप ग्रहण करते हो, भोजन को जब आप इनहेल करते हो, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद में भैया डाइजेशन होता है, यानी कि जो भोजन होता है उसका पाचन होता है भैया। पाचन के बाद में भोजन का भैया एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि भोजन का अवशोषण होता है। अरे पचे हुए भोजन का अवशोषण ही तो होगा पाचन के बाद में। उसके बाद में भैया असिमिलेशन होता है। असिमिलेशन, असिमिलेशन का मतलब क्या है? स्वांगीकरण होता है भैया।
स्वांगीकरण का क्या है, जो पचा हुआ भोजन है वो ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास जाएगा और कोशिकाओं में उस पचे हुए भोजन से भैया एनर्जी का निर्माण किया जाएगा। भोजन का अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, वही असिमिलेशन कहलाता है भैया। और उसके बाद में जो बचा हुआ पदार्थ है, यानी कि बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि जो मल है, उसका एक्सीरेशन कर दिया जाएगा। एक्सीरेशन का मतलब उत्सर्जन कर दिया जाएगा। तो भैया ये पाचन की प्रोसेस है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले भोजन को आपने इनहेल किया, फिर उसका पाचन हुआ, फिर उसका अवशोषण होता है, उसके बाद में असिमिलेशन होता है यानी कि स्वांगीकरण होता है, और उसके बाद में भैया उत्सर्जन होता है। अब देख लीजिए कौन सा गलत है। गलत कथन के बारे में आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अवशोषण स्वांगीकरण से पहले। भैया जो अवशोषण है वो स्वांगीकरण से पहले है, लेकिन पाचन के बाद में, बिल्कुल लेकिन पाचन के बाद में, यानी कि ये सही है। स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले है, यानी कि जो स्वांगीकरण है वो अंतःग्रहण से पहले है क्या? नहीं भैया, ये दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पाचन उत्सर्जन से पहले। पाचन जो है वो उत्सर्जन से पहले है, बिल्कुल सही है, लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद में, लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद में है पाचन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि स्वांगीकरण और अवशोषण, यानी कि स्वांगीकरण और जो अवशोषण है वो दोनों अंतर्ग्रहण के बाद होते हैं, बिल्कुल अंतर्ग्रहण के बाद होते हैं, तो ये भी सही है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गलत कथन की पहचान करनी है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 11/10/2022 को। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।